गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। हम आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं कक्षा 10th का, जिसमें एग्ज़ाम सीरीज होगी। तो इस एग्ज़ाम सीरीज के माध्यम से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम इसमें आपको ये बताएंगे कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो 80 में से 80 किस प्रकार हम ला सकते हैं, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी होगी इनके लिए, क्या क्या पढ़ना होगा, कितना ज़रूरी है और क्या है। स्कूल अब ऑफ हो चुकी हैं, तो इन सब को देखते हुए ये एग्ज़ाम सीरीज लाई जा रही है। तो आ जाइए हमारे साथ में। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। ये एग्ज़ाम सीरीज दोनों सब्जेक्ट को लेके होगी, साइंस की और मैथ्स की। ये वीडियो साइंस का है। इसमें आज आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और क्या आप कितने पानी में हैं, आपको पता लग जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। पहले ये देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का पैटर्न रहेगा एग्जाम का, वार्षिक का, और कितने प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे हैं जो एबे सैदे वाले आएंगे, एबे सैदे वाले ये प्रश्न होंगे। ओके, इनमें से कितने क्वेश्चन होंगे? ये 18 प्रश्न होंगे। और वन लाइनर होंगे, जिसमें से ये फिल इन द ब्लैंक वाले भी हो सकते हैं, यानी फाइनली एक लाइन में आंसर देने वाले होंगे। तो ये क्वेश्चन होंगे 12। तो टोटल दोनों को देखा जाए तो 30 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये 30 क्वेश्चन रहेंगे कि 30 क्वेश्चन का में से 30 नंबर किस प्रकार लाया जाए। क्यों ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आंसर आपका करेक्ट होगा, वरना गलत होगा। राइट। तो अब देखते हैं अब इसको कि किस प्रकार आपको सॉल्व करने हैं। ये दो क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 13, और 3 नंबर के आएंगे 4, और 4 नंबर के कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। इस 4 नंबर के 3 क्वेश्चनों में ऑप्शनल होंगे। आपको जो करना चाहो आप कर सकते हो, यानी अथवा में मिलेगा आपको एक एक क्वेश्चन। राइट। तो ये रहेगी हमारे अंकों की, और 165 मिनट टाइम रहेगा। ये बोर्ड की साइट से लिया गया ही पैटर्न है, अलग से नहीं है, और यही पैटर्न एग्जाम में लागू होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन से हमारे साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से हटा दिए गए हैं? फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन, है ना, एंड इक्वेशन। तो ये 8 नंबर का चैप्टर है। परसेंट में देखा जाए तो 10 नंबर है। इसी प्रकार सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार लवण है, एसिड बेस, तो ये 9 नंबर का है। धातु अधातु 7 नंबर का है। जैव प्रक्रम ये आ जाता है 9 नंबर का। नियंत्रण एवं समन्वय 8 नंबर का। इस प्रकार से ये हमें दिया गया है कि ये कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं। राइट। तो इन सब को देखते हुए इस वीडियो में मैं सभी चैप्टरों को, प्रश्नों का समावेश करूंगा, जिसमें आपको प्रत्येक में आंसर देना है कि किस प्रकार आएगा। ओके। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। जो पादप होता है यानी पौधा होता है, उसमें फ्लोएम किस प्रकार उत्तरदायी है। ओके। यह ऑप्शन है भोजन का वहन के लिए, जल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए, ये एमिनो अम्ल के वहन के लिए। पादप में फ्लोएम किस प्रकार उत्तरदायी है। एक तो अब ये समझते हैं कि फ्लोएम है क्या। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। पादप में क्या है? एक संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक होता है। अब संवहन ऊतक का कार्य क्या है? इसका कार्य होता है कि एक चीज को दूसरी जगह ले जाना। राइट। सेकेंडरी स्थान पे ले जाना। तो अब इसमें कौन कौन से संवहन ऊतक होते हैं? तो पौधों में 2 प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं। एक तो फ्लोएम होता है और एक होता है जाइलम। आपको ये क्वेश्चन फ्लोएम पे बनाया है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जाइलम किसके कार्य के लिए उत्तरदायी होगा पादप में। ओके। तो वो फ्लोएम और जाइलम क्या कार्य हैं? एक जटिल ऊतक हैं दोनों ही। राइट। तो देखो, फ्लोएम का कार्य है भोजन का वहन करने के लिए। किसका कार्य है? फ्लोएम का है भोजन का वहन के लिए। वहन के लिए किसका कार्य है? फ्लोएम के लिए। तो ये भोजन बना के पहुंचाता है। और जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का है जल का वहन के लिए। जल का वहन के लिए कि जल का वहन किस प्रकार करना है, ये कार्य है जाइलम का। राइट। तो अब देखो, जाइलम से जैसे जल और जैसे जल। ओके। तो फ्लोएम का कार्य है भोजन बनाने का और उसको
भोजन बनाने का नहीं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का यानी वहन करने का। और जाइलम का है कि पौधों को, ये पौधा है तो इसके जड़ों से पानी को खींच के इसको पत्तियों तक और पेड़ तक इनके पहुंचाने का कार्य किसका है, जाइलम का। और फ्लोएम का कार्य हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भोजन का वहन। पहले आपको समझना है क्वेश्चन, फिर आंसर देना है कि क्या हमारा करेक्ट है या नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। स्टोमच, ये अमाशय किस प्रकार का भाग है और ये हमारे किस प्रकार से संबंधित है। तो पहले देखो, अमाशय हमारे ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और पोषण, राइट। तो देखो पहला हमारे ये देखना है कि अमाशय की आकृति कैसी होती है, आकृति, राइट। तो अमाशय की आकृति एक जे आकार की होती है और ये कब होती है, बिना भोजन करे हुए, बिना भोजन के, यानी भूखे पेट में जब अमाशय होता है तो उसकी आकृति कैसी होती है, जे अक्षर के आकार की होती है। कुछ बुक्स में अलग भी दे रखा है, तो आपको मैं पहले एक बता रहा हूँ, बिना भोजन करे हुए किस प्रकार की होगी, जे आकार की। पूछा जा सकता है आपको कि अमाशय के आकार की आकृति कैसी होती है, तो जे टाइप की होती है, राइट। अब काम क्या है अमाशय का, ये समझना है, ओके। और इसके भाग कितने होते हैं, तो अमाशय के स्टोमच के कितने भाग होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है कि कार्डियक, एक होता है कार्डियक। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, कार्डियक। दूसरा होता है फंड्स, ओके। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है बॉडी। और चौथा हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा फाइलोरस, ओके। ये हमारे इसके 4 भाग हो जाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और फाइलोरस, ओके। ये 4 भाग हो जाते हैं। और इनका अब कार्य क्या है। और अमाशय में मैं दूसरी बात पूछता हूँ, अमाशय में कौन सा रस पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अमाशय में जठर रस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, जठर रस। जिसके इससे जठर रस को क्या कहते हैं, HCl एसिड भी कहते हैं, HCl एसिड भी कहते हैं, यानी HCl अम्ल, ओके। HCl अम्ल भी बोलते हैं इसको। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा कि HCl अम्ल का अमाशय में pH कितना होता है। ये आपको होमवर्क में बताना है कि pH इसका कितना होता है, ओके। अब इसका आंसर, अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये अमाशय पे क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन वक्र पे भी बन सकता है। वक्र किसका, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, राइट। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया कि यहाँ अमाशय पूछा गया था, यहाँ वक्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परिवहन का। ये एक स्थान से बचे हुए भोजन को दूसरे स्थान पर भेजता है। अब आती है बात की वक्र का क्या कार्य है। देखो वक्र का कार्य श्वसन हो नहीं सकता, उत्सर्जन और पोषण और परिवहन, ऑप्शन यही है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उत्सर्जन, यानी वक्र के द्वारा त्यागा जाता है, तो इसके लिए उत्सर्जन कार्य हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर वक्र पे बनता तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होता, बे वाला। और इसके लिए अमाशय के लिए आ रहे परिवहन, ओके। आई होप समझ गए होंगे। और मैंने आपको होमवर्क में पूछा है कि HCl एसिड का pH पूछा है, तो इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। आपको पादप हार्मोन के बारे में बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर देना। तो पहले तो पादप हार्मोन होते कितने हैं ये जानना है, उसके बाद में हम डिफरेंट करेंगे क्या इनमें से कोई पादप हार्मोन मिलता है। तो पादप हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ओके। एक होता है फर्स्ट होता है ऑक्सिन, राइट। सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा जिब्रेलिन। कौन सा, जिब्रेलिन, ओके। थर्ड हो जाएगा साइटोकाइनिन, और फोर्थ हो जाएगा इथाइलिन। क्या हो जाएगा, इथाइलिन। और फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, एब्सेसिक हो जाएगा, एब्सेसिक, राइट। ये हमारे मुक्त पादप हार्मोन होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ओके। अब आप देख लो कि इन ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन है। तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, ओके।
इन हार्मोनों पे और भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस कौन सा हार्मोन किस वृद्धि के लिए काम आता है, ये किसके लिए आता है, ये तो इन सब की डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा हार्मोन कब आता है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आया हुआ है कि 4 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए और कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। ओके, तो पादप हार्मोन के प्रकार इसने 4 पूछे, हो सकता है आपसे 5 भी पूछ ले, पांचों के पांचों। तो इसमें 4 हार्मोन के बारे में बात की गई है, 4 हार्मोन के प्रकार। तो देखो, पहला ऑक्सिन हो गया, दूसरा जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, और ये चारों हार्मोन हो गए एबीसी वृद्धि रोधक। ओके, अब इसने ये तो नाम हो गए, राइट। अब पूछा है कार्य, तो कार्य कौन कौन से होंगे, ये कार्य को बताना है, राइट। तो देखो कार्य कौन कौन से होंगे। यह ऑक्सिन हार्मोन क्या काम आता है, कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि के लिए। ये नोट कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ऑक्सिन हार्मोन कोशिका की वृद्धि, कोशिका विभाजन के लिए और सहयोग करता है, पौधों की गतियां नियंत्रण में और पत्तियों को गिराने से रोकता है। ओके, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। जो बिना बीज के फल आते हैं उनमें ऑक्सिन हार्मोन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। अगला देखो जिब्रेलिन, बीजों के शीघ्र अंकुरण से सहायक, बोने पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए कौन सा काम आएगा, जिब्रेलिन। ठीक है, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है, यानी पौधों की पत्तियों का अगर आकार बढ़ाना है तो वो कौन सा हार्मोन काम करेगा, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन है प्रोटीन के संश्लेषण में, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई वृद्धि में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि तने की लंबाई की वृद्धि में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। ओके, इसी प्रकार एबीसी हार्मोन है ये एब्सिसिक, जो किसका, एबीसी रोधक का है। पत्तियों एवं फूलों के खुलने और बंद करने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, कि जब सूर्य आता है तो सूर्यमुखी का आप देखा होगा कि एक सूर्य आते ही खिल जाता है, फिर बाद में बंद हो जाता है, इसकी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो ये एब्सिसिक हार्मोन करता है ना। तो इनका एक बार आप नोट्स बना लेना और उनको करना। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं कि कौन सा हार्मोन किसके काम आता है और क्या उसका कार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। अब ये देखो, अभी क्वेश्चन था और इस पे ही क्वेश्चन बना दिया गया कि विच हार्मोन इज एक्टिवेट द सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। अब एब्सिसिक अम्ल करता है या ऑक्सिन करता है या टेस्टोस्टेरोन करता है या साइटोकाइनिन। पहली बात तो देखो, टेस्टोस्टेरोन इसका हार्मोन का है ही नहीं, पादप हार्मोन नहीं है, राइट। एब्सिसिक नहीं करता, ऑक्सिन लंबाई के लिए, कोशिका विभाजन के लिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण में सही रिलेशन क्या होता है। देखो, ये हमारा प्रकाश के आपतन घटना के लिए मान लो 2 चित्र बना देते हैं कि ये कह रहा है प्रकाश इधर से आ रहा है और इसके बाद में ये यूं हो जाता है, राइट। यानी परिवर्तन करता है, हाँ, विलंब से और झुक जाता है एक सतह से दूसरी सतह में। एक ये तो प्लेन फर्स्ट है, ये प्लेन सेकंड है, तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ओके, तो ये कह रहा है जो आ रहा है तो ये प्लेन के साथ में कौन सा एंगल बना रहा है, ये मान लो इनकमिंग एंगल है तो आई एंगल मान ले, है ना। और ये कह रहा है कि इसके बाद में ये आर एंगल है। ओके, तो ये कितना एंगल, क्या ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो हाँ, ये आई एंगल इज इक्वल टू आई एंगल, यानी इनकमिंग एंगल और आउटगोइंग एंगल दोनों, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान कितना होता है, सेम होता है। तो अब ऑप्शन देख लो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, यानी आई बराबर आर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभवांतर को मापने का यंत्र है, ये देखो विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर या वोल्टामीटर ये है, और इसको किस यंत्र से मापा जाता है ये बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताइए क्या आंसर होगा करेक्ट इसका। देखो, एमीटर किस में आता है, एमीटर से नापा जाता है विद्युत धारा को, किससे, विद्युत धारा को, राइट। विद्युत धारा को किससे नापा जाता है, एमीटर से। गैल्वेनोमीटर भी ही एक एमीटर का ही परिवर्तित रूप है, इसके द्वारा भी विद्युत धारा नापी जाती है। ओके, वोल्टामीटर कोई होता नहीं है और वोल्टमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्युत विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्टमीटर के द्वारा, राइट। गैल्वेनोमीटर जो एमीटर का ही रूप है, समझ गए। आगे आपको ऐसी युक्ति पूछी जा सकती है 1 नंबर में कि एमीटर के किसके द्वारा नापा जाता है, एमीटर को विद्युत धारा नापता है एमीटर। गैल्वेनोमीटर का पूछा जा सकता है जिस प्रकार यहाँ पे विभवांतर का पूछा गया। तो ये
5-7 युक्तियां हैं, ये आपको याद होना जरूरी है कि कौन सी युक्ति किस काम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान किस किस पे निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर करता है, या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे करता है, या उसके ताप पर करता है, या उपरोक्त सभी पर करता है। चालक के तार का प्रतिरोध, ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, ऑफ द कंडक्टिंग वायर ऑफ डिपेंड ऑन, किस पे करता है। तो देखो चालक तार होता है, चालक जो तार होगा, ओके, इस चालक तार का ये निर्भर करेगा, उसकी लेंथ पे भी करेगा कि उसकी लंबाई कितनी है, ये उसके अनुप्रस्थ काट पे भी करेगा कि उसकी मोटाई कितनी है कितनी नहीं है, उसके टेम्परेचर भी ये डिपेंड करेगा। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ओवर सभी। ओके, तो ये सभी पर निर्भर करता है कि चालक किस किस पे होता है। ये आर होता है रेजिस्टेंस, तो ये किस पे निर्भर करता है? एल अपॉन ए, यानी लेंथ पे और एरिया पे, ये सब पे निर्भर करता है, राइट। नेक्स्ट देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है कि आया था। मैं कह रहा था ना, एक युक्ति आपको जरूर पूछी जाएगी कि कौन सी युक्ति किस में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करती है, ये बात है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन है, जनरेटर करता है, या वोल्टमीटर करता है, या एमीटर करता है, या फिर मोटर करता है। तो देखो इसको कौन क्या बदलता है, इसके लिए मैं आपको सारी युक्तियां बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मोटर इसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब देखो कि कौन सा ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण, डायनामो है, डायनामो होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, राइट। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जो अभी हमारा ये प्रश्न था, आंसर आ जाएगा हमारा विद्युत मोटर, या मोटर भी दे सकता है या विद्युत मोटर भी देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में, राइट। माइक्रोफोन होता है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर देखो, लाउड स्पीकर किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। जो हमारे लाउड स्पीकर खोलते हैं तो विद्युत ऊर्जा आती है वहां से, फिर हमें क्या लाउड स्पीकर खोलते ही क्या सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका कार्य क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब जब हमारे यहाँ से जाती है ध्वनि तो वो भी विद्युत रूप में जाती है, लेकिन वहां पर जाके ध्वनि सुनाई देती है माइक्रोफोन के थ्रू। विद्युत बल्ब से देखो विद्युत जाती है, राइट। और विद्युत जाएगी तो विद्युत जाने के बाद क्या होगा? प्रकाश होगा, तो किस में बदल देगी? प्रकाश। और प्रकाश होगी तो क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। तो इसको ऊष्मा ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में ये चेंज कर देता है। सोलर सेल किसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? सौर ऊर्जा को। अब सौर ऊर्जा के पावर प्लांट देखेंगे, सौर ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। हम देखो सौर प्लांट लगा देते हैं, सौर प्लांट लगाते हैं, सौर प्लांट के थ्रू हम फिर मोटर चलाते हैं, तो मोटर में तो क्या जाएगी? विद्युत जाएगी। तो अब आप जनरली याद कर सकते हो कि सौर ऊर्जा के द्वारा सौर ऊर्जा बनेगी, सौर सेल के द्वारा, है ना। सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा बनेगी, और सौर ऊर्जा के द्वारा सौर बनी तो उसके द्वारा हम मोटर चलाते हैं, तो मोटर में क्या होती है? विद्युत। तो सिंपल से बात आ जाएगी, सौर सेल किसको, सौर ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में, राइट। मोमबत्ती देखो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में। आपने देखा होगा कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो डियर बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ही परिवर्तन है, भौतिक, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकल भी है ये और केमिकल भी है, ये दोनों परिवर्तन है। क्यों है? तो फिजिकल में तो हम मोमबत्ती से फिर से वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, उसके परिवर्तन। और केमिकल में ये जलती है, तो ये हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे हमारी रासायनिक ऊर्जा को ये किस में बदल देती है? विद्युत और प्रकाश ऊर्जा में। इसमें प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये दोनों कार्य करता है। कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मोमबत्ती किसको भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो हमें दोनों, अगर ऑप्शन दोनों है तो दोनों पे टिक करना है, अगर ऑप्शन एक है तो एक पे करना है, राइट। अगला देखो विद्युत हीटर, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? ऊष्मीय ऊर्जा को। सर्दियों का टाइम चल रहा है, आप भी जानते हो विद्युत हीटर खूब देखा होगा। जैसे हम लाइट से लगाते हैं तो वहां से गर्माहट पैदा होती है, और गर्माहट पैदा होती है तो वो क्या हो जाती है? ऊष्मा। गर्माहट ही क्या है? ऊष्मा है, ओके। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत प्रकाश सेल विद्युत प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार देखा है आपने? सितार होता है तो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको ध्वनि में, तो वो बजाता है, बहुत प्यारी ध्वनि सुनाई देती है हमें, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों ये याद कर लेना, क्यों एक युक्ति यहाँ से पूछी जा सकती है, राइट। नेक्स्ट देखो,
एक रिएक्शन का क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। ये एक हमारी रिएक्शन है और इसके द्वारा ये तो हमारा अभिकारक हो जाएगा। जो पहले होता है तीर के चिन्ह के बदले तो उसे बोलते हैं अभिकारक। तीर के चिन्ह के बाद का होता है उत्पाद, ये हो जाता है रिएक्टेंट और ये हो जाता है प्रोडक्ट। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये संयोजन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन है, ये वियोजन है या फिर विस्थापन है। आप देख रहे हो, देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, है ना, और दो पार्ट मिलके क्या बन जाते हैं, एक पार्ट बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा संयोजन। संयोजन का मतलब ही जुड़ना है, तो दो पार्ट मिलके एक पार्ट बनेंगे। दो कंपाउंड हो सकते हैं, एक कंपाउंड हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है। ओके, द्विविस्थापन में आपस में चेंज होते हैं। ओके, ये भी द्विविस्थापन होता है, ये इस प्रकार आपस में चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस के तौर पे। ओके, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि पहले एक था और रिएक्शन के बाद में दो टुकड़ों में टूट गया। किस में टूट गया? दो टुकड़ों में। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। और विस्थापन में क्या होता है, दो कंपाउंड, एक कंपाउंड हो सकता है और एक एलिमेंट हो सकता है। तो ये एक जो पावरफुल कंपाउंड होगा वो दूसरे को हटा देगा एलिमेंट। जो एलिमेंट पावरफुल होगा वो कंपाउंड में से एलिमेंट को हटा देगा। तो ये फिर एक कंपाउंड बनेगा और फिर एक एलिमेंट बन जाएगा। तो समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या किस प्रकार हो, देखो ये एक यौगिक है ना, ये एक तत्व है एल्यूमिनियम, ये फेरिक ऑक्साइड है और ये है एल्यूमिनियम। जब इनको रिएक्शन कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड को कौन हटा देता है? एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की सक्रिय ऊर्जा ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? ज़्यादा है। तो इसकी ज़्यादा की वजह से ये क्या करता है, इसको हटा देता है। इसको हटा देगा और इसकी जगह आके देखो जो पावरफुल होगा, जो किसी गरीब बच्चे को तो हटा ही सकता है ना। एक क्लास में भी देखे हमने कि ज़्यादा पावरफुल बंदा एक गरीब आदमी को तो हटा ही देता है। ओके, तो इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये पावरफुल है तो Fe को ये हटा देता है और Al2O3 बना देता है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है इसके साथ में इसका, और ये हो जाता है राइट। तो इसका Al2O3 बनता है, Al2O3। तो Al2O3 में देखो इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, तो इसका गलनांक कितना होगा, कितना होगा गलनांक? तो गलनांक हो जाएगा एक 2072 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कितना ज़्यादा गलनांक है कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे ये पिघलता है Al2O3 राइट। अब देखो Al2O3 बना कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि सर हमें तो बनाना नहीं आता कि Al2O3 बना। अब मैं आपसे पूछूंगी इनकी संयोजकता कितनी हुई, तो देखो प्यारे बच्चों Al और O। ओके, Al की संयोजकता +3, इसकी -2 होती है। ओके, ये दोनों आपस में क्रिस क्रॉस करेंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, तो Al2O3 इस प्रकार बनता है। और मैंने आपको क्लास में खूब बताया था कि किस प्रकार रिएक्शन होती है, किस प्रकार हमें याद नहीं करना है क्या बनना है क्या नहीं बन रहा है, हमें इतना करना है कि जिसकी सक्रिय ऊर्जा ज़्यादा होगी वो पावरफुल होगा, वो नेक्स्ट को हटा देगा। ओके, हमें सूत्र बनाना तो हमने सीखा। अब Fe2O3 भी सेम कॉन्सेप्ट बनेगा कि Fe2O3 है, इसको बनाते हैं तो Fe और O है, तो Fe का +3, इसका -2, देखो क्रिस क्रॉस करो क्या बनता है, Fe2O3 राइट। बन गया ना Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसी प्रकार हमें एक एक को बनाना है। अब ये सक्रिय ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी ये तो आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक्स लिखाई थी जो आप देख सकते हो राइट। जिसको नहीं है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि सर हमें याद नहीं है, तो मैं एक बार उसको बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको सक्रिय ऊर्जा किसकी रिएक्शन किसके साथ। और ये पक्का मानना कि एक क्वेश्चन तो आपको पक्का 100% मिलेगा कि ये अभिक्रिया कौन सी है, इसका प्रकार कौन सा है, ये अभिक्रिया ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, इनका आंसर आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें नहीं होता, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं एक दिन आपको बता देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CaO का रासायनिक नाम क्या है? CaO का रासायनिक नाम पूछा है। ओके, केमिकल नेम नहीं, सामान्य नाम पूछा है। इसके दो नाम होते हैं, रासायनिक और सामान्य। तो देख पहले तो हम रासायनिक जान लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा, है ना। अगर इसका सामान्य नाम पूछा तो इसका सामान्य नाम होता है चूना पत्थर। क्या होता है, चूना पत्थर इसका सामान्य नाम होता है राइट। सामान्य नाम चूना पत्थर हो जाएगा। ओके, अब इसको एक बार क्वेश्चन भी आया था कि ये चूना पत्थर है जो जल में विलय है या अविलय है। तो ये प्यारे बच्चों जल में घुलनशील है, यानी जल में विलय है राइट। चूना होता है जो आप जानते हो, चूना लाते हैं, चूना को फिर पानी में डाल देते हैं तो गैस निकलती है, और गैस निकलने के बाद में हम इसके द्वारा सफेदी करते हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन इसका बनता है कि CaO को जब पानी से
क्रिया कराने पर और ऑक्सीजन तो कौन सी रिएक्शन बनती है, एक तो ये बनता है और एक बनता है कि CaO में अगर CO2 प्रभावित कर देता है तो इसका रंग कौन सा होता है, दूधिया हो जाता है। तो ये रिएक्शन बनते हैं और आम घर में आपने अक्सर देखा होगा कि हम सफ़ेदी करते हैं तो सफ़ेदी में चूना होता है और उसमें हम पानी मिलाते हैं। अब जब उसमें हम फूंक मारते हैं तो फूंक से मारेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी, CO2, तो वो कैसा कर देते हैं, उसको दूधिया कर देती है। राइट, समझ आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सारे का वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। मैंने कहा ना कि ये एक अभिकारक होता है, तीर के चिन्ह के पहले का अभिकारक और तीन के चिन्ह के बाद का उत्पाद होता है। ये तो होगा अभिकारक, राइट, और ये हो जाएगा उत्पाद, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। इससे पहले जो भी आएंगे, मान लो ये 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, और इसके बाद के, तो इनको किस प्रकार हम प्रोवाइड, मतलब भौतिक अवस्था किस प्रकार को दर्शानी है। तो देखो मैं लिखा देता हूँ आपको। ठोस होता है तो ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड, तो इसको एस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एस से। अगर गैस होगा तो गैस को गैस कहते हैं, तो इसको किससे दर्शाएंगे, जी से। अगर द्रव होगा तो द्रव को लिक्विड कहते हैं, इसको एल से दर्शाएंगे। अगर जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन हुआ तो जलीय विलयन को किससे दर्शाएंगे, एक्वस यानी AQ से। तो यही इसने पूछा है कि ये क्या होगा। अगर कोई गैस है और उसको दर्शानी है तो गैस ऊपर को उड़ती है, इसलिए ये चिन्ह लगाएंगे। अगर कोई वो है बैठने वाला पदार्थ है और क्रिया के बाद नीचे बैठ जाता है तो उसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। राइट, नेक्स्ट देखो क्या होता है जब मैग्नीशियन रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। अब देखो मैग्नीशियन रिबन है, इसको किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं, वायु की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, मेन बात यह है कि बनेगा क्या। अब देखो इसका होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको मैंने रिएक्शन करना भी बता रखा है कि किस प्रकार क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो ये आपको खुद को रिएक्शन करना है, कितनी आएगी और कितनी नहीं आएगी। मैं आंसर बता देता हूँ कि अभी अभी जब आपको रिएक्शन नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर एक दिन हमें रिएक्शन करना सिखा दो कि कौन सी रिएक्शन किस प्रकार होगी, क्या उनकी संयोजकता होगी, किस प्रकार उनका कंपाउंड बनेगा और क्या उनका नाम होगा। हम नामकरण सब कुछ एक वीडियो में सब कुछ क्लियर कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ और लाइव पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं आपके लिए जल्दी ही लाइव आ जाऊँगा, जिसमें आपको क्लास आपके टाइम के अनुसार रख ले जाएंगी। 1.5 घंटे की क्लास होगी मैथ की और 1.5 घंटे की साइंस की रख ली जाएगी। ओके, बताना कमेंट सेक्शन में क्या आपको लाइक करते हैं कि इसके आना चाहिए और नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन बातें 2 पूछी गई इसने। एक तो उस अभिक्रिया का नाम पूछ लिया और एक एग्जाम्पल पूछ लिया कि कौन सा उस अभिक्रिया है। अगर ऐसी अभिक्रिया है तो उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। राइट, ये बात पूछी गई है। तो देखो ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभिकारक है। सिंपल सी बात है, अभिकारक एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक हो गए और मिलके एकल उत्पाद बना रहे हैं, यानी ये उत्पाद बना रहे हैं। ये तो हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। इन दोनों से मिलके ये बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं या 2 अभिकारक हो सकते हैं या 2 क्या हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, मिलके एक बनाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जुड़ रही है तो जोड़ने को क्या कहते हैं, संयोजन। ओके, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। राइट, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब इसने पूछा है कि इसका एक उदाहरण दो। तो संयोजन अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई सा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल दे दो। देखो H2 + Cl2 बराबर क्या बन जाएगा, 2HCl। ठीक है, अब संतुलन देखो क्या 2HCl। ठीक है, H2 यहाँ था, हाँ 2H है, 2Cl है। ओके, H2 + I2, एक ये देखो 2HI, ये भी ठीक है। ओके, C + O2, CO2 है ना, ये हो जाएगा। और एक दे दो S + O2, बहुत सारे दे सकते हो, SO2 अगर आपको क्लियर है तो बहुत सारे दे सकते हो। और दूसरा हो जाएगा PCl3 + Cl2, तो क्या बनेगा PCl5।
ये एग्जाम्पल को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया, या इसका देखो एक उत्पाद था और दो इसमें बदल जाएगा, तो इसको अगर उल्टा कर दूं तो मैं दूसरी अभिक्रिया भी बन जाती है कि ये दोनों साइड से अभिक्रिया चलती है। ओके, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, जो इधर से और इधर से दोनों साइड से चलती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में भी इसको उदाहरण दिया जा सकता है। समझ आएगा हो गया कि अभिकारक क्या होगा, उत्पाद क्या होगा, कौन सी अभिक्रिया होगी, तो इन सभी अभिक्रिया हो गई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस फिल की जाती है और क्यों करी जाती है। इसका रीजन भी पूछा है कि क्यों करी जाती है और कौन सी गैस उसमें डाली जाती है। तो आपने चिप्स तो खूब खाते हैं, चिप्स खाते हैं ना, बिल्कुल एकदम कुरकुरी मिलती हैं, जबकि बारिश होती रहती है तब भी वो कुरकुरी मिलती हैं और गर्मियों में भी मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो एकदम क्यों, अगर हमने देखा होगा पानी पूरी तो अगर बारिश होते ही नॉर्मल हो जाती है ना, और वो अच्छी नहीं लग पाती। तो इसमें क्या रीजन है इसके पीछे, तो इसका देखो इसका क्या रीजन हो क्या होगा आपको। तो इनमें लंबे समय तक इनको वो रखने के लिए इसमें क्या डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्या डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस को युक्त किया जाता है, जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस डालने से एक इफेक्ट पड़ेगा कि उपचयन की अभिक्रिया खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो उनको खराब करती है, विकृत गंधता कर रही है, वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसमें कौन सी गैस भरी जाएगी, नाइट्रोजन भरी जाएगी। और किस क्यों क्यों भरी जाएगी, क्योंकि उसमें उपचयन की अभिक्रिया नहीं होने देगी ये नाइट्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाली निम्नलिखित अवयव के रूट चिन्ह बताइए। ये क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड का है और ये आया हुआ है। हमसे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनके सिर्फ ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इनमें पूछ लिया गया कि इनके हमें चित्र बनाने हैं। जो 12वां चैप्टर है हमारा विद्युत, उसका क्वेश्चन है ये। राइट, कि ये मैंने पढ़ाया था जब लिखाए थे कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ओके, विद्युत सेल का, तो देखो विद्युत सेल का प्लस वाला चिन्ह हमेशा बड़ा होगा और छोटा होगा माइनस वाला। तार संधि, तार को किस प्रकार संधि, संधि यानी जंक्शन, जंक्शन यानी जहां कम से कम 3 डायरेक्शन में कोई, अब मान लो जंक्शन किसे कहते हैं, ट्रेन को मानो ट्रेन है, तो ट्रेन है तो ट्रेन के कहते हैं कि जयपुर जंक्शन, बांदीकुई जंक्शन। ओके, तो इसका क्या होता है कि मिनिमम इस यहाँ से 3 डायरेक्शन में ट्रेन जानी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो ये 3 डायरेक्शन होगा। विद्युत बल्ब, ये बल्ब तो आपने खूब देखा ही होगा, राइट, लेकिन विद्युत बल्ब को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ओके, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में वी आ जाएगा। ये अगर इसी में मैं आपसे पूछूँ एमीटर, तो एमीटर भी सेम होगा बेटा, इसमें कुछ नहीं है। एमीटर में ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन और इसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कशन करे। इस 15 क्वेश्चनों में मैंने कम से कम आपको 50 क्वेश्चन का मटेरियल अवेलेबल कराया। अगर आप इसी प्रकार के नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करना कि सर हमें इसी प्रकार का सेशन लेके आओ, जिससे हम ये 80 में से 80 मार्क्स लेना आ सकते हैं। बेटा बहुत इजी है 80 में से 80 मार्क्स लाना, मैथ्स में तो हर कोई ले जाता है, लेकिन साइंस में भी बहुत इजी है 80 में से 80 मार्क्स लाना। और अब इस प्रकार इस इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, थोड़ा टफ पैटर्न ये हो जाएगा कि 30 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे, वो 30 क्वेश्चन में से 30 आना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, कि जब 30 में से 30 आ जाएंगे तो बाकी की तो हमारा हो ही जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, तो मैं आशा करता हूँ, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ये एग्ज़ाम सीरीज़ को एग्ज़ाम तक ले जाने की कोशिश करूंगा। जब आपकी 3 मार्च से एग्ज़ाम है तो मैं 1 मार्च तक कम से कम इस एग्ज़ाम सीरीज़ को लेके जाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू।